हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो इसकी भूमिका थी, उसके जो जो लेखक थे, जो विद्वान थे, उनकी रचनाएं थी, कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आज जो इसमें पढ़ेंगे वो है आदिकाल, यानी आदिकाल कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक चला था, उसके अंदर कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है कि मैंने जो इस पे हिंदी व्याकरण है उसका सारा जो मैटर था वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके नोट्स है वो भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, वो निःशुल्क रहेंगे। उसके बाद में जो हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके भी नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि जिस दिन भी वो नोट्स तैयार हो तो मैं उसकी सूचना आपको दे सकूं। अब बात करें हम आदिकाल की, तो हमारा जो आदिकाल है वो हमने पिछले भी जो क्लासें थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि आदिकाल है उसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो हमारे जो मुख्य रूप से जो परिभाषा है, सर्वमान्य मत है, उसके हिसाब से हम देखें तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मान्य की गई है। यानी जो सर्व प्रमुख है, यानी सभी ने इसको मान्य किया है कि भाई 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो काल था, जो समय था, वो हमारा आदिकाल है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, वो भी आपको याद रखनी है, पर सर्वमान्य। अब जो आदिकाल, उसके बाद में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, 4 काल होंगे। पहले हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है, यानी जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी वहां से जो समय स्टार्ट हुआ था उसी को हम आदिकाल के नाम से बोलते हैं। ये आदिकाल नाम किसने दिया था ये मैंने आपको बता दिया, और आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये आदिकाल नाम किसने दिया था और इस आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था। ये दोनों मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे करके चलेंगे तो ही ये आपको अच्छे से याद होगा। जो पीछे हमने पढ़ा है उसको हम भूल जाएंगे, उस पर नजर ही नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे भूल जाएगा। हर क्लास में ऐसे करते चलेंगे तो हमारे को अच्छे से याद होगा। भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण, यानी जो राजनीति चल रही थी, से देखे तो हर्षवर्धन के साम्राज्य का, यानी जो हर्षवर्धन था उसके साम्राज्य का जहां अंत हो रहा था, यानी उस हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसका अंत हो रहा था, वहीं साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। तो कहने का मतलब जो आदिकाल है वो क्या है, यानी उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, हर्षवर्धन जो शासक था उसका पतन हो रहा था, वो पतन की ओर था उसका साम्राज्य, और इधर हमारे उसकी जो प्रवृत्तियां थी, उस टाइम का जो माहौल था, कैसा वह युद्ध का माहौल था, कैसे जो जनता के साथ में भेदभाव किया जा रहा, जो भी जो वहां की परिस्थितियां थी, वो हमारे हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था, और उस जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसके अंदर वो प्रवृत्तियां हैं वो झलक रही है। यानी उस टाइम का जो समय था, क्योंकि जिस टाइम जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से ही वहां का साहित्य की रचना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा में कहा है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं को आदिकाल में शामिल किया जाता है। यानी जो उत्तर अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश जो भाषा है, उस उत्तर अपभ्रंश में जिसको अवहटी बोला जाता है, जो भी रचनाएं हुई उन सारी रचनाओं को आदिकाल में सम्मिलित किया जाता है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या अवहट भी बोला जाता है। ये पुरानी हिंदी नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने अवहट या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। तो ये आपको दिमाग में रखना है, यानी अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश, अवहट,
और पुरानी हिंदी, ये चारों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो उत्तर अपभ्रंश हो गया पुरानी हिंदी, यानी अवहट या उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आएगा। दूसरी बात, अवहट किसने कहा था? भोलाशंकर व्यास ने कहा था। तो ये परिभाषाएं भी आपको याद रहनी जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा था। यानी जो प्राकृताभास हिंदी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो यानी इसकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से पूछे तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी बोला जाता है। भोलाशंकर व्यास के हिसाब से पूछे तो उसको अवहट बोला जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हिसाब से पूछे तो उसको पुरानी हिंदी बोला जाता है। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रही बात है यहाँ पर कोई सा भी नाम आ जाए, उत्तर अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, अवहट या प्राकृताभास हिंदी, ये सारे एक ही है। 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच राजनीतिक स्थिति में हिंदू सत्ता का पतन और इस्लाम का उदय हो रहा था। यानी जो 8वीं सदी से बात करें 15वीं सदी, यानी जो 8वीं से 15वीं शताब्दी थी, इसके बीच में क्या हो रहा था? जो राजनीतिक इतिहास की बात करें तो उस टाइम क्या हो रहा था? इस 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जो हमारी हिंदू जो सत्ता थी, यानी जो हिंदू शासक थे, उनका धीरे धीरे पतन हो रहा था, और जो इस्लाम यानी जो मुस्लिम शासक थे, उनका धीरे धीरे उदय हो रहा था। तो अब देखिए, आप वहां की परिस्थितियां भी समझ सकते हो। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि जो हिंदू सत्ता है उसका धीरे धीरे अंत हो रहा है और मुसलमान सत्ता है उसका आगमन हो रहा है। तो उस टाइम क्या हो रहा था भाई? युद्ध का माहौल था। दूसरी बात है, धर्म परिवर्तन हो रहा था। धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हिंदू थे उनका धर्म अलग था और इस्लाम का धर्म अलग था। तो उनके हिसाब से वहां की जो रचनाएं थी वो जो रची गई उसके अंदर भी वो झलकता है। यानी युद्ध का वातावरण, वहां की जनता के साथ में जो धर्म के हिसाब से जो भेदभाव हो रहा था, वो सारी प्रवृत्तियां उस टाइम के जो साहित्य, उस साहित्य में हमारे को देखने को मिलती है। आगे देखो, आदिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों द्वारा, यानी अलग अलग विद्वानों ने इनकी समय सीमा अलग अलग मानी है। तो मोटा मोटी आपको ये सारी याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन है, शॉर्ट नाम इसका गिरियसन है। तो गिरियसन के द्वारा 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक की जो समय सीमा है उसको आदिकाल माना है। क्या माना है? आदिकाल, ये माना है गिरियसन ने। फिर है मिस्र बंधु, जो 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी, यानी जो इनके द्वारा जो समय सीमा मानी गई है उसके अंदर 5-10 साल का ही डिफरेंट है, बाकी सेम सा। कहने का मतलब देखिए, गिरियसन ने भी 643 ईस्वी से माना है, तो मिस्र बंधु ने भी 643 ईस्वी से, यानी प्रारंभ जो स्थिति है वो दोनों की सेम ही है, परंतु इन्होंने 1400 ईस्वी तक माना है और इन्होंने 1389 ईस्वी तक माना है। तो इसमें क्या है? 11 वर्षों का अंतर है। 11 वर्षों का अंतर है। तो ये लगभग सेम सी है, थोड़ी बहुत अंतर है, पर आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आगे देखो, आगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना है। तो ये जो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया कुछ विद्वानों के द्वारा माना गया जो कालक्रम है वो आपको दिमाग में रखना है, उसको याद करना अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में अगर रामचंद्र शुक्ल का पूछ लिया तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी है, रामाशंकर शुक्ल का पूछ लिया तो 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बात करें आदिकाल का नामकरण, यानी जो अलग अलग विद्वान है उन्होंने इनका नाम भी अलग अलग रखा है आदिकाल का। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। यानी जो वर्तमान में जो चल रहा है, हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जो नाम यूज कर रहे हैं, तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने इसको आदिकाल कहा था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा था, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी ये दोनों नाम अच्छे से बता दिए हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी,
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे विज्वपन काल कहा था, विज्वपन काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल इसको नाम दिया है आदिकाल को। फिर राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल, आदिकाल का नाम दिया सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने कहा आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा प्रारंभिक काल या शून्य काल। यहां देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको मिश्र बंधु और जो गणपति चंद्र गुप्त है, तो इसमें जो आरंभिक और प्रारंभिक इतना ही फर्क है, आ और प्रा। तो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था, ठीक है, मिश्र बंधु ने आरंभ किया था और प्रारंभ गणपति ने किया था, यानी प्रारंभ गणपति ने किया था। इससे क्या याद करोगे, जो गणपति होते हैं ना हमारे, गणपति किसे बोलते हैं, गणेश जी को। तो हम जो शादियों में जो भी शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, तो प्रथम मनाए गणपति के, मतलब गणेश जी से हम कोई भी काम किए वो शुरू करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ याद रखना, प्रारंभ गणपति ने किया था, यानी गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था और मिश्र बंधु ने आरंभ किया था। और इसको शून्य काल भी दो नाम दिए थे। शून्य काल भी किसने कहा था, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ही कहा था। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था। तो देखो वी और वी दोनों मिल रहे हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था। इस प्रकार करके आप इसको याद रख सकते हो, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के इसको सेट कर लीजिए, जिससे आपको वहां पर कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्योंकि यहाँ हमारे को होता है कि सारी चीजें याद है, पर परीक्षा में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से कुछ चीजें हैं वो दिमाग से स्लिप हो जाती है और फिर वो दिमाग में आती ही नहीं है। तो इसको आप टच करके रखोगे तो आपको सुविधा रहेगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने अपभ्रंश काल कहा था। दोनों ने क्या कहा था, अपभ्रंश काल कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने। फिर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने चारण काल कहा था। अब देखिए एक बार ऊपर चलते हैं, चारण काल है। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा था। कहने का मतलब संधि चारण काल कहा था, दोनों मिक्स में ऐसे पूछा जाता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो संधि चारण काल कहा था, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ क्या कहा था, इन्होंने सिर्फ जॉर्ज गिरियसन ने चारण काल कहा था। तो ये भी आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा, याद रखना है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, यानी डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा था। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल है, ठीक है, जय काव्य काल कहा था, जय काव्य काल। आगे है हमारा श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने कहा था वीर काव्य या अपभ्रंश काल, वीर काव्य या अपभ्रंश काल। तो वीर काव्य एक ने और कहा था, किसने, विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ प्रसाद ने भी वीर काव्य कहा था और श्याम सुंदर दास ने भी वीर काव्य और अपभ्रंश काल कहा है। सुमन राजे, इसने कहा था आधार काल, ये आधार काल। अब आदिकालीन प्रमुख शैलियां, यानी आदिकाल में कौन कौन सी शैलियां थी। तो दो शैलियां थी, एक थी डिंगल और एक थी पिंगल, ठीक है। आदिकाल में दो शैलियां थी, डिंगल और पिंगल। अब डिंगल किसे कहा जाता है और पिंगल किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश, यानी जो अपभ्रंश भाषा है, इधर भी अपभ्रंश है और इधर भी, यानी डिंगल और पिंगल दोनों में अपभ्रंश है। उस अपभ्रंश जो भाषा थी उसके साथ में राजस्थानी भाषा के शब्दों को ऐड किया गया, यानी अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा दोनों को मिलाकर जो साहित्य लिखा गया उसको डिंगल बोला गया। उसको क्या बोला गया, डिंगल। और पिंगल में क्या था, अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा थी। तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा दोनों को मिलाकर जो साहित्य लिखा गया उसको पिंगल बोला गया। तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि डिंगल शैली है ना, तो डिंगल शैली है ना वो अपभ्रंश है। डिंगल क्या है, अपभ्रंश है, और पिंगल भी क्या है, अपभ्रंश है। तो डिंगल और पिंगल दोनों अपभ्रंश है और दोनों के बीच में राजस्थानी भाषा के शब्द ऐड किए तब तो हो गया डिंगल, और ब्रज भाषा का शब्द ऐड किया तब हो गए पिंगल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको।
ठीक है, दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको पूछा जाता है कि डिंगल भाषा में शामिल किया जाता है अपभ्रंश या राजस्थानी, अपभ्रंश या ब्रजभाषा, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी साहित्य इतिहास की जो आदिकाल से संबंधित जो आदिकाल का नामकरण है, क्या था, आदिकाल की समय सीमा क्या थी, उसके बारे में थी। आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।